नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे श्री कल्की धाम के शिलान्यास की, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की और बहुत कुछ है खास, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जहां संभल में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जूही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल दौरे पर है, जहां उन्होंने भगवान कल्की के अवतार होने के लिए मंदिर के निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मंदिर की आधारशिला रखी है। और इस दौरान देश भर के 11,000 से ज़्यादा साधु संत और कई गणमान्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के बाद ये एक बड़ी सौगात यूपी को पीएम मोदी की ओर से दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान काफ़ी लोगों के बीच बातचीत करते हुए अपने संबोधन में काफ़ी कुछ लोगों को कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मंदिर के निर्माण ट्रस्ट की ओर से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सबके पास होता है हर चीज़ देने के लिए, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए भावनाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आपने हमें कुछ भी नहीं दिया, केवल भावनाएं दी। क्योंकि आज के दौर में, इसी के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की तुलना करते हुए कहा, आज के दौर में अगर सुदामा भी भगवान कृष्ण को चावल देते तो शायद उन पर भी, भगवान कृष्ण पर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लग जाता। तो आपको बता दें, इस दौरान देश के कई बड़े नेता और साधु संत इस दौरान मौजूद नजर आए, जहां पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया और सबका अभिवादन भी किया। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे और लोगों को उन्होंने अपना संबोधन किया और पीएम मोदी के कार्यकाल को गिनवाया। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। क्या है वो ट्विस्ट, बता रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, नए मेयर समेत 2 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही बीजेपी का जो पलड़ा है अब वो भारी हो गया है। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के मेयर तीनों के शामिल होने से बीजेपी की मेयरों की संख्या 17 हो गई थी, और जिसमें से एक सांसद का वोट और एक शिरोमणि अकाली दल के पार्षद का वोट मिलाकर 19 वोट हो गए। और मेयर बनने के लिए 18 वोटों की जरूरत थी, और जो कि बीजेपी के पास पूरे हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो उनके पास अब सिर्फ 17 वोट बचे हैं, क्योंकि 3 पार्षदों ने जो बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखना ये होगा कि अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो बीजेपी किसको चुनती है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। तो वहीं लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रायबरेली के राही में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्थित स्टेडियम में इसकी औपचारिकता पूरी की जा सकती है। इस कार्यक्रम में सपा के कई बागी भी आरएसएसपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल सपा सुप्रीमो और अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तल्खियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तल्खियां बढ़ने के बाद राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद कयास यह लगाया जा रहा था कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन सपा सुप्रीमो की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोई पहल नहीं की गई। इससे स्वामी प्रसाद मौर्य और भी दुखी हो गए। और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल यानी रविवार को यह संकेत दिया कि अब वह जल्द ही नई पार्टी के गठन का ऐलान करेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि 2013 में बनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की कमान अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने हाथों में ले सकते हैं। अभी तक दिलीप चौधरी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन 22 फरवरी को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य इस पार्टी की कमान अपने हाथों में
सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच दरार और भी बढ़ गई है। सूत्रों का यहाँ भी कहना है कि सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के कई बागी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, उससे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि इस पार्टी का झंडा भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को कितना आगे ले जा सकते हैं और पिछड़े समाज का कितना भला कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची हुई है। यात्रा के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे संवाददाता धीरेन्द्र प्रताप सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रतापगढ़ पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने शहर में कई जगह स्वागत किए। राहुल गांधी की यात्रा शहर के होते हुए रामपुर खास विधानसभा के इंदिरा चौराहे पहुंची, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो देश की 73% आबादी है, जिसको बब्बर शेर माना जाता है, वो सो गई है और डर रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में परीक्षाएं होती हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला सांगीपुर बाजार पहुंचा, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा का जो नारा है वो 400 का नहीं 420 का है। वहीं स्मृति ईरानी के ऊपर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी बिल्ली की तरह हो गई, खिसिया गई हैं। वहीं सब कार्यकर्ताओं को मिलते हुए राहुल गांधी अमेठी के लिए निकल गए। प्रतापगढ़ से इंडिया वॉइस के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह। यूपी में भी इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सूची पर सूची जारी कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस के बीच और भी दरार बढ़ती देखी जा रही है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, जिस पर अखिलेश यादव ने बड़े जोश के साथ कहा था कि वह न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, जिससे कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। वहीं जब इस मामले में पत्रकारों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की बात जब तक तय नहीं हो जाती तब तक वह न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अखिलेश के न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर सूची जारी कर दी और बयान दिया कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बनती वह कांग्रेस की यात्रा में नहीं शामिल होंगे। इससे कहीं न कहीं यह साफ तौर पर दिखाई देने लगा है कि इंडिया गठबंधन में अब सपा और कांग्रेस के बीच दरार पड़ गई। हालांकि इसके पहली सूची में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2 ऐसी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी, लेकिन आज ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कांग्रेस की न्याय यात्रा में नहीं शामिल हुए और एक और सूची जारी कर दी। इससे अब यह कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अब दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहता है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो ने यह भी बयान दिया कि कुछ सूचियां इधर से आ रही हैं, कुछ उधर जा रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में
जब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनेगी तब तक वह न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में साफ है कि अब सपा और कांग्रेस के बीच काफ़ी तल्खियां बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी का सम्मन ठुकरा दिया है, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सम्मन भेजा गया है। बता दें कि अब तक 6 सम्मन ईडी से भेज चुके हैं, लेकिन ईडी की तरफ से यही फैसला लिया जा रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पेश होना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहां जाने से मना कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सदन चल रहा है, तो उन्होंने पहले भी अपना स्पष्टीकरण दिया था कि वो सदन के बाद, जब सदन 1 तारीख तक चलेगा, उसके बाद वो 16 मार्च को खुद अपने आप जो है ईडी के दफ्तर पहुँचेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार आज 6ठी बार उनको सम्मन भेजा गया था। सम्मन से यानी कि शराब घोटाले मामले को लेकर बुलाया जा रहा है। लेकिन अब तक बात की जाए अरविंद केजरीवाल के, पहले से ही 2 मंत्री जेल में है। उससे बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में है, उसके पहले डिप्टी सीएम जो हैं वो खुद जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया। लेकिन अब फिर से दोबारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर दोबारा से बुलाया। आज 6ठा सम्मन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां जाने से मना कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के सम्मन को वैधित का मामला अब कोर्ट में है, तो ईडी को कोर्ट में फैसले का इंतजार करना चाहिए। ईडी का सम्मन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी कानून संगत है हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्हें ईडी कोर्ट में केस कर दिया जाए। कोई भी पेशी सम्मन जारी करने से पहले ईडी को नतीजा का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल के सम्मन स्क्रैप करने को आपराधिक कृत्य बताया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आईपीसी की धारा 174 के तहत ऑफिस सर किया है, तो कोर्ट में सीआरपी के धारा 204 के उन्हें कोर्ट के आने के लिए सम्मन जारी किया है। यह पुष्टि हो गई है कि सम्मन कानूनी है, तो तभी आपको कोर्ट ने सम्मन किया है, आप पेशी क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6ठा सम्मन भेजने के बाद भी वो सम्मन ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार जब आप कोर्ट का इंतजार करें। जिस तरीके से ईडी ने ये सम्मन भेजा था 6ठी बार, तो अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा, लेकिन पहली जो उनकी वर्चुअल तरीके से यहाँ पर बैठक हुई थी, बैठक में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि वो खुद 16 मार्च को खुद आएंगे, ईडी के सारे सवालों का जवाब देंगे। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वहीं मिर्जापुर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। आज मिर्जापुर के सिटी क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन आज किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सांसद अनुप्रिया पटेल ने आए और इस कार्यक्रम के लोगों का हिस्सा और लोगों ने जो है कि इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि यहाँ पर रोजगार को अवसर देने के लिए, रोजगार को अपनी बढ़ावा देने के लिए लोग अपनी स्टॉल को भी लगाए, अपने दुकानदार जो है अपनी दुकान को भी लगाए हुए हैं और अपनी दुकान इस माध्यम से लोगों को प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 33 लाख लोगों को, यहाँ के मिर्जापुर के लोग जो है उनको 33 लाख लोगों को एक रोजगार का अवसर मिलने वाला है, बहुत ही जल्द मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसकी जो कि सूचना दे दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो 10 लाख करोड़ की लागत यहाँ पर परियोजना जो पास किया जा रहा है, वो 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजना को आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें सांसद ने यही कहा कि आने वाला जो समय हमारा मिर्जापुर एकदम डेवलप महानगर की तरह हो जाएगा और उसमें यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी पर लोगों ने इकट्ठा होकर गांव से भी लोग आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आपको बता दें यहाँ पर विश्वकर्मा के तहत जो है कि उनको किट भी दिया गया और शुभारंभ भी किया गया। यहाँ पर एक आर्टिस्ट ने भी आकर सांसद के चित्र बनाए थे, जो उनको भी सांसद ने जो है कि जो शॉल देकर उनका खुशियाँ की। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत लोग कि मिर्जापुर को आने वाले जो समय है उसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। उत्तराखंड में किसानों ने मंडी समिति में तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी करने के पीछे की वजह क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
भारतीय किसान यूनियन आज देहरादून की मंडी पहुंची है और यहां पर उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए जो धरना है वो उसकी शुरुआत कर दी है। मांग यही है कि जो सेब के आढ़ती है उनका जो करोड़ों रुपए का बकाया है उन्हें वो वापस मिले और साथ साथ जो भ्रष्टाचार मंडियों में हो रहा है उसे बंद किया जाए। और इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन की वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ पर पहुँची है और इसके अध्यक्ष यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे साफ तौर पर। उनके द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अगर जब तक पैसा वापस नहीं आएगा, जब तक हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। और सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जितनी भी संस्थान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चूल्हा और साथ साथ बर्तन भी लाए गए हैं। इसकी तैयारी पहले से की गई है कि अगर जब तक उनका बकाया वापस नहीं होगा तो जब तक किसान यहीं पर बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के हालात है किसानों के, जो किसान कूच कर रहे हैं, वहीं अब उत्तराखंड के देहरादून में ये सब देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो मुख्य मंडी है वहाँ पर किसान पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो खाद्य पूर्ति है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और मांग ये है कि उनका जो बकाया पैसा है वो जल्द से वापस मिले। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। दिल्ली में किसान और सरकार के बीच 4 बार की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। विभिन्न मांगों को लेकर देश के किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। तकरीबन 7 दिन का समय बीत चुका है और किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच किसान और सरकार के बीच में तकरीबन 4 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से किसानों की समस्या का समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीते रविवार को देर शाम को किसानों और सरकार के बीच में बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय सरीके जो नुमाइंदे थे उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और किसानों के बीच में बातचीत की। हालांकि किसानों की तरफ से सबसे बड़ा जो मुद्दा मांगा जा रहा है वो मांग यही की जा रही है कि फसलों पर MSP की गारंटी दी जाए और इस पर कानून लाया जाए। इसी का परिणाम है कि सरकार और किसानों के बीच में कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया और तकरीबन 7 दिन का समय हो चुका है, लेकिन किसान एकदम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि चौथे दौर की बैठक में कुछ समाधान जरूर निकलता हुआ नजर आया, जिसमें कुछ फसलों पर अगले 5 साल के लिए MSP की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन किसान हैं कि वो अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों ने 2 दिन का समय मांगा है और 2 दिन के बाद वो एक बार फिर से विचार करेंगे, जिसके बाद अगर बातचीत नहीं बनती है तो किसानों ने 21 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है। फिलहाल आपको बता दें कि फिलहाल अभी जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर अपने प्रदर्शन पर लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसानों का अगला रुख क्या होने वाला है और कब तक सरकार और किसान के बीच की जो बात है वो मन पाती है, कब तक आपसी सहमति हो पाती है और कब तक किसानों की मांग का समाधान हो पाता है, ताकि दिल्ली के जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसे खोला जाए और एक बार फिर से पहले की तरह आवागमन सामान्य हो सके। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं महोबा में छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये छात्र क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता शारिक नवाज। महोबा में बीते रोज 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती की परीक्षा दी गई थी। वहीं आज महोबा के कीरत सागर तट पर बैठे सैकड़ों छात्र छात्राओं के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि यह पेपर लीक हो चुका है। वहीं बड़ी तादाद पर यहाँ छात्र और छात्राएं एकत्रित हुए। वहीं पूरा आला प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँच गया। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुँचे और बच्चों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को द्वारा कहा गया कि कोई भी जनप्रतिनिधि आकर यहाँ हमें आश्वासन दे। मौके पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी पहुंचे और उनके द्वारा कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और जिन लोगों के द्वारा पेपर लीक की बात अगर सामने आती है तो ऐसे लोगों को कार्रवाई भी वे करेंगे। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा यह कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है और इसका री एग्जाम होना चाहिए। बताते चलें कि यूपी में आरक्षी भर्ती को लेकर करीब 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी और अब STF के द्वारा इससे पहले भी सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छात्र छात्राओं के द्वारा कहा गया है कि यह पेपर लीक हुआ है और चारों पेपर
दोबारा होने चाहिए। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। मथुरा में शेटिंग के दौरान मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। शंटिंग के दौरान मथुरा जंक्शन पर मालगाड़ी निकल रही थी और वो ओवर ब्रिज नया बस स्टैंड पर उस मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतर गए, यानी मालगाड़ी डिरेल हो गई और एक 6 नंबर की जो बोगी थी जिसमें गिट्टी भरी हुई थी उसके 4 पहिए अचानक उतर गए। इससे जो है रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। रेलवे सुपरिंटेंडेंट, रेलवे के प्रबंधक, सारे लोग जो है मौके पर पहुंच गए और तमाम इंजीनियर्स मौके पर पहुंच गए। उन इंजीनियर्स ने जो है तुरंत काम शुरू करवाया और मालगाड़ी को बमुश्किल जो है रेल किया गया, यानी डिरेल मालगाड़ी को पटरी पर लाया गया। इसको लेकर जो है जो नीचे लोग चल रहे थे और तमाम गाड़ियां निकल रही थी उनमें भी हड़कंप मच गया कि मालगाड़ी अगर जो 4 पहिए उतरे हैं अगर पूरा डिब्बा कहीं नीचे गिर जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उस दुर्घटना को देखते हुए जो है लोगों में हड़कंप मच गया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। दिल्ली के शहबाद डेयरी की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में आग लगने की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में अलीपुर की घटना शांत भी नहीं हुई थी कि उसके बाद अचानक से शाहबाद डेयरी इलाके की घटना सामने आ गई। जी हां, दरअसल रविवार की देर रात को शाहबाद डेयरी की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 100 से ज़्यादा झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार रविवार तकरीबन देर रात 10:30 बजे दमकल विभाग को आग लगने की खबर मिली, जिसके बाद एक एक करके दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल विभाग के अनुसार तकरीबन 15 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन इस आगजनी में तकरीबन 150 झुग्गियां जलकर राख हो गई। ये कहा जा सकता है कि इस आग की घटना के बाद तकरीबन 150 परिवार बेघर हो गए। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी तक इसका अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन जांच एजेंसियों की पहली प्राथमिकता है कि ये पता लगाया जा सके कि आग किन कारणों से लगी थी, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, इस भीषण आग ने कई लोगों को बेघर कर दिया। तकरीबन 150 झुग्गियां जलकर राख हो गई। साफ कहा जा सकता है कि सैकड़ों परिवार अब बेघर हो गए। हालांकि शाहबाद डेयरी में पहला मौका नहीं जब इस तरीके की आगजनी की खबर सामने आई। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है जिसमें कई लोग बेघर हो चुके हैं। बावजूद इसके शासन और प्रशासन है कि जागने का काम नहीं कर रहा। नतीजतन एक बार फिर से 100 से ज़्यादा झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी भी ये पता लगाने में लगी है कि आग किन कारणों से लगी थी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जौनपुर में दर्शनार्थियों से भरी एक लग्जरी बस पलट गई। कितने लोग हुए घायल, बता रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में दर्शनार्थियों से भरी लग्जरी बस पलटने से लगभग 2 दर्जन से अधिक दर्शनार्थी घायल हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर देख और डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के तिलोचन मंदिर के पास जो है बीती रात एक लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वही घटना में जो है लोगों की चीख पुकार सुन लोग मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को जो है बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में जो है 2 दर्जन से अधिक या जो है दर्शनार्थी घायल बताए जा रहे हैं और बताया जाता है कि सभी दर्शनार्थी जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो काशी विश्वनाथ से दर्शन कर अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में सड़क हादसा हुई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना में 4 लोगों की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज जो है वाराणसी के अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला जो है जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रामपुर में जननी ने ली अपने बच्चों की जान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। रामपुर में एक कलयुगी मां ने अपनी 2 मासूम बच्चियों की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद
रामपुर एसपी राजेश द्विवेदी मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। आपको बताते चले कि एक बच्ची की उम्र लगभग 9 वर्ष और दूसरी बच्ची की उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, मृतका सोनी जायसवाल, जिसकी 45 वर्ष उम्र बताई जा रही है, वहीं उसको जिसने गोली मारी है उसका नाम विनय यादव, जो प्रॉपर्टी का काम करता था। आपको यह भी बता दें कि सोनी जायसवाल पहले से ही विवाहित थी, जिन्हीं ने अपने पहले पति को छोड़ने के बाद प्रेम प्रसंग में विनय यादव से शादी कर ली थी। विनय यादव से शादी करने के बाद थाना पारा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में ये रहने लगी थी और अपने 2 बच्चों को भी साथ में रखे हुए थी। वहीं रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।